हेलो दोस्तों, हम आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास आ गई है और यह क्लास 5 है। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है केमिस्ट्री जीके की। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम केमिस्ट्री जीके जो है रसायन विज्ञान का परिचय के अंतर्गत जो है हमारा 14वां पॉइंट बनता है अपरूपता। क्या बनता है? अपरूपता यानी अलॉट्रॉपी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है अपरूपता से फुलरीन में जो है कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फुलरीन में जो है कुल फुल परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो है 60 आपका सही हो जाता है। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको जो है अपरूपता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलोट्रॉफी कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न होता हो लेकिन रासायनिक गुण समान होता हो, भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उसको जो है अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन इत्यादि। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप नहीं है तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य तापमान और दाब पर एक रंगहीन, अज्वलनशील तथा ग्रीन हाउस गैस है। यह कार्बन का एक अपरूप नहीं है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% होती है। इसका उपयोग सोडा वाटर में, चीनी उद्योग में, सफ़ेद लेड के उत्पादन में, अग्निशामक यंत्रों आदि में किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? कार्बन का एक अपरूप है तो यहाँ ऑप्शन डी हीरा सही हो जाता है। ठीक है, तो हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। हीरा ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है तथा यह विद्युत और ताप का कुचालक होता है जो हीरा होता है। ठीक, अगला पॉइंट आ जाता है रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत 15वां पॉइंट अणु द्रव्यमान या भार। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट। पानी के 5 अणुओं का जो द्रव्यमान है वह कितना है? तो पानी के 5 अणुओं का जो द्रव्यमान है वह जो है 18 पंचे 90 यानी कि 90 यूनिट है। ठीक है, कितना है? 90 यूनिट है। तो पानी यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान 2 गुणे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, तो 2 गुणे 1 धन 16 बराबर जो है 18 यूनिट। तो पानी के 5 अणुओं का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90 यूनिट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो है 106 होता है। कितना? 106 होता है। कैसे होता है? तो तत्वों का जो है परमाणु भार निम्न है Na। ठीक है, यानी कि सोडियम जो है वह कितना है? 23 है। ऑक्सीजन 16 है। कार्बन 12 है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान जो है वह टोटल 106 बनता है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना है? तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान जो है वह 16.8 ग्राम है। नाइट्रोजन N से संबंधित होता है, अणुसूत्र N है। एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु द्रव्यमान 14.0067 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है,
नाइट्रोजन की खोद ईंटा पर नाच, ठीक है। पर से प्रोटॉन की रदरफोर्ड, ठीक है, ईंटा पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पर प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। और जो है नाच, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वह चैडविक ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो है नाइट्रोजन की खोज की थी, तो कब की थी? 1772 में। तो N2 के एक अणु का द्रव्यमान 28 होता है, ठीक है, और N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान जो है 16.8 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में जो है किसकी खोज की थी? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक है। चलिए, तो जो स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड हैं 1772 में जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान जो है वह 74, ठीक है, अपसिलॉन है। 74 अपसिलॉन है। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो C12, ठीक है, यानी कार्बन 12। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का जो है 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो है वह 17 होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया यानी कि NH3 का जो है कितना हो जाएगा? तो NH3 का टोटल 17 हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हाइड्रोजन, ठीक है, किसके साथ की जाती है? तो हाइड्रोजन के साथ की जाती है। तो किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है 1.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं या समस्थानिक ज्ञात हैं, जिनको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और जो है ट्राइटियम कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? तो 64 अपसिलॉन है। कितना है? तो 64 अपसिलॉन है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जो आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान है वह 64 अपसिलॉन है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि पानी H2O, ठीक है, पानी जो कि H2O के नाम से जाना जाता है, के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की जो गणना होगी वह जो है इसका आंसर आता है 18 अपसिलॉन, ठीक है। तो जल H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन आणविक द्रव्यमान, तो 2 गुणे 1 प्लस जो है 16 बराबर 18 अपसिलॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि CO का जो है सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? तो 28 है, ठीक है, 28 है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि CaO का जो है, ठीक है, CaO का जो है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र द्रव्यमान जो है क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो 56 है। कितना है? तो 56 है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 अपसिलॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 अपसिलॉन है, ठीक है। तो 40 प्लस 16 बराबर जो है कितना हो जाएगा? तो 56 अपसिलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओजोन का आणविक द्रव्यमान जो है वह कितना है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान जो है वह कितना है? तो 48 अपसिलॉन है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा?
48। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान जो है वह कितना है, यानी कि CO2 का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है। तो आणविक द्रव्यमान जो है वह कितना है, तो 44। ठीक है, कितना है, तो 44 मोह है। कितना है, तो 44 मोह है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 मोह है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 मोह है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 12 मोह प्लस जो है 16 गुणे 2, तो टोटल हो जाएगा 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो है 44 मोह है। ठीक, अगला है CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तभी हम लोगों ने ये देखिए 44 मोह देखा, तो ये 44 मोह आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका है 98। ठीक है, 98 एप्सिलॉन। वैसे यहाँ पर इसको जो है ये मुंह अगर है तो ऐसा बनना चाहिए, अगर ऐसा ये बन रहा है तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या कहेंगे, मुंह ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है, फॉर्मूला यूनिट मास कितना है। तो CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है वह 56 जो है मुंह है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 228। CaCl2 का जो है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो है सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 मोह है। कितना है, 111 मोह है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि NaCl सोडियम क्लोराइड के इकाई द्रव्यमान का सूत्र कितना है। तो सोडियम क्लोराइड के इकाई द्रव्यमान का जो सूत्र बनता है 58.5 मोह बनता है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे साधारण नमक कहते हैं। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण ही होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों है, तो सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। तो NaCl इकाई द्रव्यमान का सूत्र जो है 23 + 35.5 बराबर जो है 58.54 मोह हो जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई अणु किसके बराबर होती है। तो जो है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है, तो 1.6 × 10⁻27 kg होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे 15 पॉइंट तक रसायन विज्ञान के परिचय के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे परमाणु संरचना। ठीक है, ये मेन पॉइंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर अब हमारी चर्चा होगी, जिसमें पहला बिंदु है परमाणु और उसके मूल घटक, यानी एटॉम्स एंड देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए सामान्यतः परमाणु की नाभिक में जो है होते हैं, तो क्या होते हैं, तो परमाणु की नाभिक में जो है सामान्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, Pn होते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो परमाणु है। ठीक है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जो परमाणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर देखते हैं तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धन आवेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय जो है वह गोल्डस्टीन को है। किसको है, तो गोल्डस्टीन को है। ठीक, अगला है प्रोटॉन हमने देखा, अब न्यूट्रॉन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन देखिए, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक ने
बेरेलियस धातु पर अल्फा कणों के आघात से कराकर की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है किसका? तो जो है न्यूट्रिनो का। किसका? न्यूट्रिनो का जो है विद्युत तटस्थ और जो है कमजोर शुक्राणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार सन 1930 ईस्वी में पाउली ने किया था। किसने? पाउली ने। इस कण का जो है प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकीविद फर्मी ने। किसने? फर्मी ने 1934 में बतलाया था। न्यूट्रॉन की खोज जो है वह नाच ने की थी, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज नाच ने की थी, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ठीक है, अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो है किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो है परमाणु नाभिक की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को जो है क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज सन 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। किसने? कार्ल डी एंडरसन ने की थी। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो जो है एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण को ऋणात्मक है। ठीक है, नेट एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है। ठीक है, चलिए तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। ठीक है, ईटा, तो ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन। ठीक है, इसका द्रव्यमान 9.109 गुणे 10 की पावर -31 की kg होती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? तो चैडविक साहब ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। कब की थी? 1932 में की थी। कब? 1932। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने की थी। यह एक आवेश रहित मूल कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। यह एक अस्थायी मूल कण है। आवेश रहित होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह थे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम, खोज, नोबेल पुरस्कार। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था 1906 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इनको जो है 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला। नील्स बोर को जो है परमाणु संरचना पर विशेष योगदान के लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज भाई साहब जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक जो आवेश होता है वह प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन में। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा न्यूक्लियॉन कहलाता है जो कि परमाणु नाभिक में नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रतिकण के नाम से। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है, लेकिन विद्युत आवेश जो है वह कैसा होता है? तो विपरीत होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण प्रति इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है 1.6 × 10⁻19 जो है कार्बन। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 सी का ऋणात्मक आवेश है, जबकि इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है तो क्या मौजूद है? तो हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती हैं तो क्या? हाइड्रोजन। क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन। ठीक है। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जीनॉन जो है यह परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यह सभी उप परमाणु कण हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण हैं, जबकि जीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, बल्कि यह आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित अक्रिय गैसों में से एक है। जो कौन सा है? तो जीनॉन। ठीक है। प्रोटॉन में जो है धनात्मक आवेश होता है, तो किस में? तो प्रोटॉन में जो है धनात्मक आवेश होता है, वह भी कितना होता है? तो जो है 1.6 × 10⁻19 सी। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो धनात्मक आवेश होता है, तो यहाँ पर तो ऋणात्मक आवेश है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला अस्थायी कण है, जिस पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का जो है धनात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान जो है 1.67 × 10⁻27 किग्रा जो है होता है। इसकी खोज सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु इस कण का नाम जो है प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला बिंदु आ जाता है। ठीक है। परमाणु मॉडल क्या आता है? परमाणु मॉडल यानी कि एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है। कैथोड किरण प्रयोग। ठीक है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो जो है जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, तो किस परमाणु मॉडल का जो है वर्णन नहीं करता है? तो परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण जो है वह स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पर? तो स्वर्ण पर। ठीक है। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि किसी परमाणु में केंद्रक या फिर नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने अर्थात स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया था। इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण जो है परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो है परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। ठीक। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली
जो है सोने की पन्नी, ठीक है। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर डाला गया था, ऑप्शन डी, ठीक। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को जो है अवशोषित करता है? तो बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है? तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के प्रोटॉन को अवशोषित करता है, तो ठीक है। तो बोर के एटम मॉडल की अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर अगली बाहरी कक्षा में चला जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को उत्सर्जित करता है तो वह बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा जो है खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल जो है वह पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। परमाणु का नाभिक मॉडल प्रथम बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कक्षाएं जो हैं एक निश्चित वृत्ताकार पथ की तरह होती हैं जिसमें रहकर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो जो है रदरफोर्ड साहब को, ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, माना जाता है। रदरफोर्ड ने जो है अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणु के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी तथा इसके बाद नाभिकीय बलों के अध्ययन को जो है क्या किया था? प्रोत्साहन मिला था, ठीक। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर परमाणु कक्षा, ठीक है। परमाणु कक्षा या फिर ऊर्जा स्तर, एटॉमिक ऑर्बिट या फिर जो है एनर्जी लेवल, ठीक। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो जो है यहाँ पर ऑप्शन डी 2n स्क्वायर। बोरबरी योजना के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहाँ n कक्ष की संख्या होती है। यम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जो है 18 होती है। कितनी? 18। तो कक्ष निम्न होती है KLMN, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, तो जहां n बराबर KLMN और 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ यम का पूछा गया था, तो यम के लिए क्या है? तो यम के लिए 3 है, ठीक है। तो दिया गया कोश m अर्थात n बराबर 3, तो 2 गुणे जो है ये सूत्र है 2n स्क्वायर, तो 2 गुणे 3 स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो है 18 आपका आंसर हो जाता है KLMN, ठीक है। KLMN यह क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसका नंबर की बात करते हैं 1 2 3 4, ठीक। M सतह शेल में, ठीक है, M सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा 18 है, ठीक है। M जो है KLMN, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, नंबर है, चिन्ह है, और इसको अगर हम नंबर से प्रदर्शित करते हैं तो 1 2 3 और 4, और इसको जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समायोजित करनी है, तो इसको यदि ज्ञात करना है तो इसका जो फार्मूला है 2n स्क्वायर है, तो 2 हो गया, ठीक है, यानी कि 2 गुणे n का मान कितना है? तो n का मान m दिया गया है, m का जो है नंबर कितना है? तो 3 है, तो 3 रख देंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 18 आपका आंसर हो जाता है, ठीक। अगला है n कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा KLMN, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर है,
तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर पूछा गया n कोश, तो n कोश का क्या है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, ठीक है 2 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। n कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 32, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है, तो KLMN होता है, तो तीसरी कक्षा क्या है, तो m है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है होती है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम जो है कितनी होती है, तो हम लोगों ने तीसरा जो सेल देखा था KLMN देखा था, तो तीसरा m का हम लोगों ने कई बार ज्ञात कर लिया है, वहाँ पर 18 देखने को मिला, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए हम लोगों ने देखा KLMN यह जो है कक्षों की संख्या है, इसको नंबर में यदि हम देखते हैं तो 1 2 3 4, जो सूत्र है ज्ञात करने वाला, ठीक है, वह यह है 2n स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 2 गुणे n का मान कितना दिया गया है, यहाँ k का दिया गया है, तो k का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। m कक्ष यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है, तो 18 अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसी परमाणु के m कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था 18, कितना 18। ठीक है, अगला है L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो KLMN। ठीक है, यही तो है कक्ष, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो यहाँ पर L का पूछा गया है, तो सूत्र क्या है 2n स्क्वायर है, 2 ये पहले से ही है, n का मान कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर जो 8 है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या जो है वह कितनी है, 13 है, तो इस तत्व में जो है कितने सेल होते हैं, तो देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, तो 13 है, तो इस तत्व में जो है कितने सेल होते हैं, तो 3 होते हैं, कितने 3। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है, इस तत्व में जो है 3 सेल, ठीक है, KLM होते हैं। चूंकि प्रथम कक्ष K में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरे कक्ष L में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तीसरे कक्ष M में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अर्थात एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कक्षा में जो है L में 8 इलेक्ट्रॉन और जो है तीसरी कक्षा M में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अधिकतम संख्या जो है वह 32 है चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ स्तर कितना है, तो KLMN है। ठीक है, n का मान कितना, तो 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर, ऑप्शन ए 2n स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, 2n स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है और आज की डेट का हमारा आखिरी प्रश्न है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, तो 2n स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है,
तो आज का जो हमारा सेशन था वह आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर डेली आपको केमिस्ट्री क्लास मिल जाएगी जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।